नाजरीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जय महाराष्ट्र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग के लिए मुंबई में मीटिंग जारी। इत्तेहादी पार्टियों के सीनियर लीडरान की शिरकत। पुणे में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मस्जिद और मदरसे के एक हॉल को किया मुनहदिम। असद ओवैसी ने इस कार्रवाई पर उठाए सवाल। साबिक हुकूमत ने अक़लियती उमूर की वजारत को सिर्फ मुसलमानों तक कर दिया था महदूद, अब सबके साथ होगा इंसाफ। मरकजी वजीर किरण रिजिजू का बयान। नांदेड़ में चीफ मिनिस्टर लाड़की बहना वजीफे की लाखों रुपए की रकम हड़प कर सीएससी सेंटर का मालिक हुआ फरार। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग के लिए मुंबई के ट्राइडेंट होटल में मीटिंग मुनक्किद हो रही है। एमवीए की मीटिंग में महाविकास अघाड़ी एनसीपी एसपी के रियासती सदर जयंत पाटिल, अनिल देशमुख, जितेंद्र ओहाद मौजूद हैं, जब महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले, अपोजिशन लीडर विजय वडेट्टीवार, बाला साहब थोरात मौजूद हैं, जबकि उद्धव ठाकरे धड़े से संजय राउत, अनिल देसाई मौजूद हैं। महाराष्ट्र में नवंबर के वस्त में असेंबली इलेक्शन मुनक्किद होने का इम्कान है। इसी सिलसिले में ये मीटिंग जारी है और सीट शेयरिंग पर इस पर बात हो रही है। ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे अमजद खान से, जो इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी अमजद, महाविकास अघाड़ी की एक बहुत अहम मीटिंग इस वक्त चल रही है, इंतखाबात करीब हैं, सीट शेयरिंग को लेकर ये मीटिंग हो रही है, क्या है तफसील? देखिए, कहीं ना कहीं तीनों ही जो पार्टियां हैं महाविकास अघाड़ी की, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी शरद पवार की हो, तीनों ही सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला है वो तय करना चाह रहे हैं, क्योंकि 228 की विधानसभा ये है और हमने देखा था कि 2019 के जो पार्लियामेंट्री इंतखाब हुए थे उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो सीट शेयरिंग थी वो ठीक तरीके से हुई थी और तीनों ही पार्टियां जो है मिलके चुनाव लड़ी थी और कहीं ना कहीं जो रिजल्ट था वो कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी के गठबंधन के फेवर में आया था, जिसको लेके इस वक्त भी महाविकास अघाड़ी ये चाह रही है कि जो उनकी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आया, जिसको लेके बाला साहब थोराट हो, चाहे वो नाना पटोले हो, संजय रावत हो, जितेंद्र अवार्ड हो, तमाम जो सियासी दल के अलग अलग जमातों के जो लीडरान है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनकी कहीं ना कहीं ये बात चल रही है कि सीट शेयरिंग को लेके जो लगातार, क्योंकि महाराष्ट्र का ये लोकल का विधानसभा का चुनाव है, तो सीट शेयरिंग को लेके कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें जो है और बहुत सारे जो पेज है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और सीट शेयरिंग को लेके क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीट है जहां से कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ना चाहता है और वो सीट शिवसेना मांग रही है, और बहुत सारी ऐसी सीट है जो शिवसेना लड़ना चाहती है, वहां पर एनसीपी का विधायक जो है टिकट मांग रहा है, तो उसको लेके जो मामला है वो काफी ज्यादा फंसा हुआ है, जिसको लेके हर एक सीट बाय सीट वाइज जो है चर्चा चालू है। कौन सी विधानसभा से कौन किसका कैंडिडेट होगा, कौन पार्टी का कैंडिडेट होगा और कौन कैंडिडेट होगा, तो ये तमाम चीजों को लेके जो इमरान वो लगातार बातचीत चल रही है। अब देखना ही होगा कि आने वाले वक्त के अंदर सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या निकल के सामने आता है। अमजद, इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे नहीं है, शरद पवार नहीं है, क्या लगता है इस मीटिंग में कोई फैसला हो पाएगा या आगे भी मीटिंग इसके जारी रहेगी? देखिए, इसके पहले भी महाविकास अघाड़ी के तीनों जो बड़े नेता है वो तमाम लोगों ने जो है मीटिंग कर चुके हैं, चाहे अगर बात कर ले शरद पवार जी की बात कर ले, उद्धव ठाकरे की बात कर ले, नाना पटोले की बात कर ले, तो बहुत सारी मतलब ये तीनों ही जो लीडरान है वो आपस में बैठ कर सीट शेयरिंग को लेकर बात कर चुके हैं। अब ये सीट बाय सीट जो चर्चा है वो कहीं ना कहीं नाना पटोले, संजय रावत, जितेंद्र अवार्ड, ये तमाम जो लीडरान है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें मुंबई की 36 सीटें आती है, 36 सीट में से शिवसेना जो है वो तकरीबन यहाँ पर जो है 18 से 20 सीटें मांग रही है, 13 सीट कांग्रेस को देने की बात हो रही है, 3 से 4 सीट जो है एनसीपी को देने की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ा बहुत पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है कि बहुत सी सीट पे कांग्रेस ये चाह रही है कि वो वहां पर उनका उम्मीदवार लड़े, जहां पर सिटिंग एमएलए भी जो है शिवसेना का था, तो जिसको लेके काफी ज्यादा पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है।
लेकिन आने वाले वक्त के अंदर स्थिति जो है या स्थिति हाँ, जो है इस वो मामले पर बहस हो सकती है। जहां ऑलरेडी शिवसेना का सिटिंग उम्मीदवार है, वहां अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है तो जाहिर इस पर बहस होगी। किसी ना किसी तरह ये मामला तो हल हो जाएगा। सीट शेयरिंग को लेकर कुछ आगे पीछे किसी तरह ये तय हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो सीएम के चेहरे को अभी तक जो है जाहिर नहीं किया गया है। संजय राउत बारहा कहते आए हैं कि उद्धव ठाकरे ही सीएम का चेहरा होंगे, जबकि नाना पटोले कहीं ना कहीं इसकी मुखालफत करते नजर आते हैं। अब देखिए ये बात एकदम साफ तौर पे नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस भी चाहती है, क्योंकि पार्लियामेंट पार्लियामेंट चुनाव के अंदर हमने ये देखा था कि सबसे लार्जेस्ट पार्टी जो थी कांग्रेस थी। तो कांग्रेस की जो मनोबल है वो काफी ज्यादा हाई है, और जिसको लेके कांग्रेस जो है वो काफी ज्यादा सेटिस्फाई लग रही है कि आने वाले विधानसभा के अंदर हमको सबसे ज्यादा जो सीट है वो जीत के आएंगे। अगर शिवसेना की तरफ से संजय राउत ये लगातार मांग करते हुए आ रहे हैं कि जो सीएम फेस है उसको कहीं ना कहीं सामने उतार के लड़ना चाहिए। अगर उद्धव ठाकरे का फेस रखते हैं तो महाविकास आघाड़ी को कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा। हालांकि उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पे मना कर दिया कि सीएम का फेस मैं नहीं हूं, जिसे भी सीएम का फेस बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। लेकिन महाविकास आघाड़ी की जब भी अगर हमने देखा कांग्रेस और एनसीपी का जब अलायंस होता था, चाहे 2009 की बात कर ले, 4 की बात कर ले, 14 की बात कर ले, तो या 19 की बात कर ले, तो कभी भी सीएम का जो फेस था कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से नहीं दिया जाता था। चुनाव होने के बाद ही कहीं ना कहीं जो उनकी जो कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी है, विधायक दल की जब बैठक होती है उसके बाद ही तय किया जाता है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये तमाम चीजों को लेकर नाना पटोले की नाराजगी इसके लिए भी थी कि अगर जो सीटें ज्यादा लेके आता, अगर कांग्रेस की सीटें ज्यादा होती है तो उनका सबसे ज्यादा हक बनता है मुख्यमंत्री पोस्ट के लिए। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त के अंदर महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर तो काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिलेगा, चुनाव के दौरान भी मिलेगा, चुनाव के बाद भी मिलेगा जब रिजल्ट आ जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री की पोस्ट के लिए भी कहीं ना कहीं खींच और तान लगातार जारी रहेगी। और अगर बात कर ले एनडीए की, तो एनडीए भी कहीं ना कहीं जो घटक दल है वो भी कहीं ना कहीं जो तोड़ जोड़ की सरकार हमेशा से हमने देखा कि अमजद देखिए, नाना पटोले अपनी जगह सही है, क्योंकि लोकसभा इंतखाबात में जिस तरह का शरद पवार ग्रुप का और कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा, जाहिर है वो दावा करेंगे कि भाई कांग्रेस का चेहरा पेश किया जाए। उधर महायुति आघाड़ी में भी सीएम का चेहरा अभी तक पेश नहीं किया गया है, वहां पर भी काफी खींचतान है। हाँ जी, बात कर ले एनडीए की, तो एनडीए के एकनाथ शिंदे जो है वो, अगर हम बात कर ले अमित शाह की, तो अमित शाह ने साफ तौर पे कहा था कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा वो एकनाथ शिंदे की नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हालांकि एकनाथ शिंदे गठ के तमाम जो नेता है वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के चेहरे पे आने वाला विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की, अगर बीजेपी की बात कर ले, अजित पवार की बात कर ले, तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सीएम का फेस जो है वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि सीएम का फेस जब विधानसभा चुनाव हो जाते हैं उसके बाद ही कहीं ना कहीं वो डिक्लेयर करना चाहिए। क्योंकि अगर हम देवेंद्र फडणवीस की बात कर ले, तो देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अब वो डिप्टी सीएम है, तो कहीं ना कहीं उनको भी कहीं ना कहीं कशमकश में है कि अगर बीजेपी की मेजोरिटी आती है, 102 सीटें अभी फिलहाल में है, लेकिन फिर भी डिप्टी सीएम का जो पोस्ट लेके वो बैठे हुए हैं, तो अगर बीजेपी अगर जो लार्जेस्ट पार्टी बनती है तो उनका ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो एक तरह से हम चल रही है, दोनों अघाड़ियों में ये बात तय हो चुकी है कि जिसकी सीटें ज्यादा आएगी वही सीएम का चेहरा आगे बनेगा। परफॉर्मेंस पे पूरा डिपेंड है। जी बिल्कुल इमरान, अगर आप बात कर ले परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड है, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर अगर शिंदे गठ का मुख्यमंत्री ही नहीं बनता है तो शिंदे गठ टूट भी सकता है। अगर एनसीपी का अजित पवार के गठ से अगर उनका भी दावा है, क्योंकि अजित पवार ने साफ तौर पे कहा कि उनका एक ही अरमान है डिप्टी सीएम, तो वो हमेशा बन चुके हैं, सीएम की कुर्सी पे उनको बैठना एक मर्तबा, तो अगर वो नहीं बैठते तो वो भी कहीं ना कहीं एनडीए से टूटते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो मैजिक फिगर होता है 145 का महाराष्ट्र की विधानसभा में, वो मैजिक फिगर अगर नहीं बनता है तो एनडीए का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। इसी तरह ये इंतखाबात बहुत दिलचस्प होंगे और नतायज आने के बाद और भी इस मामले में जो है दिलचस्पी बढ़ जाएगी, क्योंकि सीएम के चेहरे को लेकर जो गठजोड़ चलेगा वो काफ़ी देखने लायक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। पुणे कालेवाड़ी फाटा पवार नगर में मस्जिद के इन्हदाम की खबर के बाद मुस्लिम कम्युनिटी का एक बड़ा हुजूम जमा हो गया। पीसीएमसी पिंपरी चिंचवड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मदरसे में बनाए गए एक हॉल को मिसमार कर दिया। लोगों के एहतजाज के बाद पीसीएमसी ने मस्जिद और इसमें बनाए गए मदरसे को गिराने का अमल रोक दिया। ताहम इंतज़ामिया का कहना है कि वो मस्जिद को गिराने का इरादा नहीं रखते। इन दिनों महाराष्ट्र और मुल्क भर में देखा जा रहा है कि
अक़लियती बिरादरी के मजहबी मकामात को किस तरह निशाना बनाया जा रहा है, जिससे उम्मत मुस्लिमा खौफज़दा है, फ़िक्रमंद है। मस्जिद के ज़िम्मेदारान का कहना है कि ये मदरसा सन 2001 से बना है और इसे गैर कानूनी तौर पर गिराया गया। वहीं पिंपरी चिंचवड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के PRO किरंगा गायकवाड़ ने कहा कि गैर मजाज तामीरात की इन्हदामी कार्रवाई से पहले बाकायदा नोटिस दी गई थी। देखिए जनाब, ये मदरसा है, मदरसा दारुल जामिया इनामिया पवार नगर थैरगांव। ये 2001 से 24/8/2001 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। जब से ये मदरसा यहीं चल रहा है और ये जो तोड़ा गया है ये 2002 से है। ये हॉल जो है जिसको तोड़ा गया 2002 से है, लेकिन पहले ये पतरा था, इसके ऊपर दीवारें थी चारों तरफ से, तो पतरा गर्म हो रहा था, गर्मी में बच्चों को तकलीफ़ होती थी और बरसात में ये गलता था, पानी अंदर आता था। तो इसलिए हमने इसको तोड़ के पतरा निकाल के कॉलम डाल के स्लैब डाल दिया। लेकिन जितना काम पहले था उतना ही बाद में भी, और ये अपनी मदरसे की ज़मीन पे है और ये किसी और की ज़मीन नहीं, मदरसे की है। ये जब 2001 में ही खरीदी गई थी। पिंपरी चिंचवड़ कॉरपोरेशन की हद में जो थैरगांव इलाका है, उस इलाके में पवार नगर करके एक परिसर है, वहाँ पे एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था। उस कंस्ट्रक्शन के ऊपर कॉरपोरेशन ने कल अतिक्रमण कार्रवाई की है। कॉरपोरेशन की तरफ से कोई भी मस्जिद या मदरसा के ऊपर अतिक्रमण कार्रवाई कॉरपोरेशन ने की नहीं है। केवल जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, हॉल था, उसको महापालिका ने उसके ऊपर अतिक्रमण कार्रवाई की है। ये कॉरपोरेशन की रूटीन कार्रवाई है। पुलिस और कॉरपोरेशन की सब जो मशीनरी है उसको मिला के ये कार्रवाई की जाती है। कोई भी रूटीन कार्रवाई, ये कार्रवाई भी रूटीन कार्रवाई थी। और हमने वो जो हॉल था जो इलीगल था, जिसको हमने कॉरपोरेशन ने बाकायदा 2 नोटिस भी इशू किए थे, उसके बावजूद वो इलीगल कंस्ट्रक्शन उन्होंने हटाया नहीं, इसलिए कॉरपोरेशन ने वो इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर। उधर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इस वाक़े पर महाराष्ट्र हुकूमत से सवाल किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया कि पुणे के थीरगांव पिंपरी में वाक़ मस्जिद पिछले 25 सालों से मौजूद है। मस्जिद से मुतसिल हज़ारों मकानात के पास भी मुबैना तौर पर जायज़ इजाज़त नामे नहीं है, ताहम सिर्फ दारुल उलूम जामिया इनामिया मस्जिद को मुनहदिम किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे से मुबैना तौर पर मस्जिद को टारगेट करने और मुनहदिम करने पर सवाल उठाया। मुंबई के धारावी में मस्जिद महबूब सुबहानी के गैर कानूनी हिस्सों को मिसमार करने का काम ट्रस्टियों की जानिब से BMC के अहदेदारों की रहनुमाई में किया जा रहा है। 21 सितंबर को लोगों के शदीद एहतजाज के बाद BMC ने इन्हदामी कार्रवाई नहीं की थी। बताया जा रहा है कि मस्जिद का इंतज़ाम करने वाले ट्रस्टीज़ ने इन्हदामी कार्रवाई पर इत्तेफाक किया था। ये मुहिम पुलिस की सख्त निगरानी में चलाई जा रही है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात पर मरकजी वजीर किरण रिजिजू का कहना है कि BJP उन लोगों से बदला लेगी जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन की है। उनका मज़ीद कहना है कि इससे कबल अक़लियती उमूर की वजारत को सिर्फ मुसलमानों के उमूर की वजारत तक महदूद कर दिया गया था। हमने इसे तब्दील कर दिया है और इस बात को यकीनी बनाया है कि मुल्क में तमाम अक़लियतें बराबर हों, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी। किरण रिजिजू ने कहा कि महाराष्ट्र में बौद्ध मत के मानने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा है और इनके लिए मैं काम करूँगा। चुनाव तो हर 5 साल में होते ही हैं, तो मैं तो चैत्य भूमि में आकर के राजनीति का बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर को जिन लोगों ने इंसल्ट किया, जिन लोगों ने ह्यूमिलेशन किया, जिन लोगों ने बाबा साहब को अनटचेबल बनाया, रिजेक्ट किया, बाबा साहब को हराया, उसको भी मैं एक पॉलिटिकली इसका जवाब देना चाहता हूं और इसका बदला भी लूंगा हम लोग। वो मैंने इसलिए कहा कि पहले मैं
एनसीपी एसपी की लीडर सुप्रिया सुले ने बेंगलुरु की अदालत के हुक्म पर मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर अपना रद्दअमल जाहिर किया है। सुप्रिया सुले ने कहा कि निर्मला सीतारमण के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर उन्हें हैरत हुई है, लेकिन ये इल्ज़ामात सही हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए। Well, it's very painful and shocking for me because Nirmala ji is a very fine woman who we have worked very closely with in government of India in the last 10 years. So I was actually deeply pained and shocked to hear, and I just hope it's not true. But if the court has said something, it's very, very difficult for me to handle it actually. And when Parliament starts in November, we will definitely be asking some straight questions to this government because it's very disappointing and hurtful, because I looked at her as a very strong, honest woman who was trying to lead this country, and when such allegations happen, it's very disappointing and painful. Khadge ji is a tallest leader in India, and I wish him a very healthy and a very long life. Well, I think Mr. Jayant Patil has already clarified yesterday. The seat sharing process is on. There are back-to-back meetings on the 30th. एनसीपी एसपी के सरबराह शरद पवार ने कांग्रेस के सीनियर लीडर सुशील कुमार शिंदे से महाराष्ट्र को मुल्क की एक अहम रियासत बनाने के लिए समाजी ज़िंदगी में सरगर्म रहने की अपील की। शरद पवार ने साबिक़ मरकज़ी वज़ीर दाखिला शिंदे की 84वीं सालगिरह के मौके पर एक तकरीब में शिरकत की, जहां अहम सियासी शख्सियात जमा थीं। शिंदे को अपनी उम्र को ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेना चाहिए, हालांकि वो 84 साल के हो चुके हैं। मैं उनसे 8 माह बड़ा हूँ। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को मुल्क की एक अहम रियासत बनाने के लिए हमें अभी बहुत काम करना है। नई नस्ल की रहनुमाई के लिए हमें समाजी ज़िंदगी में सरगर्म रहना चाहिए। मोहिते पाटील सगळ्या कुटुंबियांनी आयोजित केला होता आणि शरदचंद्रजी पवार त्याला कारणीभूत आहे, कारण असं कधी होत नाही आणि झालंही नाही आतापर्यंत की दादाने माझा सत्कार करावा किंवा मी दादांचा सत्कार करावा असे कार्यक्रमात झाला असेल, पण विशेष कार्यक्रम ठेवून त्यांचा सत्कार करावा ते शरदचंद्रजी पवार यांच्या सांगण्यामुळे झालेला आहे हे मी आपल्यालाही सांगू इच्छितो। आणि हे सगळे आमचे सहकारी त्यांनी त्याचा स्वीकार केला। मी मोहिते पाटलांना, विजयदादांना, धैर्यशीलरावांना मनापासून धन्यवाद देतो की यालाही मोठं मन लागतं हाही सत्कार करायला। तुम्हा सगळ्यांना माहिती आहे की कधी ना कधी दादा मी भांडलो असेल, पण तेवढ्यापुरतं आम्ही भांडलो पण एकत्रित राहिलो, पण आम्ही दोघेही कधी एकमेकांच्या विरुद्ध बाया सारून आलो नाही। पवार साहेबांनी आता सांगितलं, मालेगांव में एआईएमआईएम ने असेंबली इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहर के किला इलाके में पार्टी की जानिब से एक जलसे आम का एहतमाम किया गया, जिसमें मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्के से मौजूदा एमएलए मुफ्ती इस्माइल ने खिताब किया। इस मौके पर मुफ्ती इस्माइल ने एक मुतनाज़े बयान दिया। न मेयर बनाया न आमदार बनाया। अगर ये गांव में धरना और एहतजाज करता है तो ये इसका हक है, लेकिन आप किस मुंह से धरना और एहतजाज कर रहे हो? कारपोरेशन पे राज आपका और एहतजाज आपका, तो आपको इनके छचन में आने की कोई जरूरत नहीं। जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की ताकत आपको बनना है, उसकी ढाल आपको बनना है। उनकी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी बेबाकी के साथ उनका मुकाबला करना है। बस यही कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। नांदेड़ में चीफ मिनिस्टर लाड़की बहना वजीफे की लाखों रुपए की रकम हड़प कर सीएससी सेंटर का मालिक फरार हो गया है। यह वाक़या नांदेड़ के मंठा मंडल में पेश आया, जहां सीएससी सेंटर के मालिक ने 70 से ज़्यादा ख्वातीन के साथ धोखा करते हुए अपने बैंक अकाउंट में रकम मुंतकिल कर ली। कहा जा रहा है कि धोखेबाज ने 3 लाख से ज़्यादा रकम हड़प की और फरार हो गया। डॉक्युमेंट दिले ते ईडीसाठी समोरच्यानं मागितले होते। ज्या दिवशी
लाडक्या बहिणीचे पैसे पडले त्या दिवशी समोरचा माणूस येऊन सांगितलं की पैसे पडले अकाउंटला उचलून दे. आम्ही फोनपे केले ते. नंतर आम्हाला माहीत झालं हे इरीचे नाहीत, लाडक्या बहिणीचे होते. आम्ही बँकेत जाऊन चेक केलं तर मॅनेजर साहेबांनी सांगितलं की हे लाडक्या बहिणीचे पैसे आहेत. दुसऱ्यांचे पडलेले तर तिथं डिटेल दुसऱ्यांची आहे, फक्त माझा तिथं आधार नंबर आणि अकाउंट नंबर आहे दुसऱ्याच्या जागी. त्याच दिवशी गेलतो आम्ही बँकेत दुपारून माहीत झाल्याने. पुणे सिटी कांग्रेस पार्टी ने पुणे के वाडिया कॉलेज में रेप केस के हवाले से एक एहतजाज किया, जिसमें पुणे सिटी कांग्रेस पार्टी के सदर अरविंद शिंदे, पुणे पीएमसी के रुकन रफीक शेख, संगीता तिवारी और बड़ी तादाद में कांग्रेसी कारकुनान ने हिस्सा लिया और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस की जानिब से जालना में सरकारी दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया, जिसमें ज़िले में मजदूरों के इस्तिफादा कुनिंदगान के लिए स्टॉक और सेफ्टी किट तकसीम करने का मरकज़ खोलने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर राजा भाव देशमुख ने अफसरों पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का इल्ज़ाम लगाया। आज एक कामगार कार्यालय के सामने हमें सभी कामगारों के हक के लिए हमने ये आंदोलन किया है। जो महाराष्ट्र सरकार की स्कीम, आघाड़ी सरकार के वक्त ये स्कीम लॉन्च की गई थी, एक कामगारों के उनके सुरक्षा किट, उनको कुछ संसार उपयोगी साहित्यों का वाटप और बच्चों के जो पढ़ाई, कामगारों के बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनकी शिष्यवृत्ति का जो भी उनसे वाटप होता है उसका जो। मुंबई के गांधीनगर सिग्नल जंक्शन के करीब JVLR रोड पर बेस्ट बस में ज़बरदस्त आग लग गई। खुशकिस्मती से इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और तमाम मुसाफिर महफूज रहे। आग लगने की वजह अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी है। कहा जा रहा है कि बस ड्राइवर की बरवक्त कार्रवाई से कई मुसाफिरों की जान बची है। आग पर काबू पा लिया गया है। अमरावती ज़िले में ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए और मालूमात के मुताबिक अंजनगांव, सिरजी, धरनी, चेकलदार शहर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के इन झटकों से लोगों में खौफ हरास फैल गया था और लोग घरों से बाहर निकल गए थे। इतवार को पुणे में शीशे की अशिया तैयार करने वाली एक कंपनी के कंटेनर ट्रक के अंदर शीशों से भरी लकड़ी के डब्बे गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई और दीगर 3 जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि महलूकीन में अमित शिवशंकर कुमार, विकास धर्मेंद्र सत्यपाल कुमार और पवन रामचंद्र कुमार शामिल हैं, जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है। जय महाराष्ट्र में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।